चलो आज हम लोग पर्वत पढ़ेंगे। ठीक, वर्ल्ड विश्व का पर्वत। तो सबको पता है कि हमारा वर्ल्ड है, ठीक, विश्व है। इस विश्व में हम लोग देखते हैं जितने भी स्थल खंड है, ठीक, जो भी स्थल खंड है उस स्थल खंड में हम देखते हैं कि 4 तरह का स्थल खंड बनाते हैं हम लोग। पहला बनाते हैं मैदानी इलाका, दूसरा बनाते हैं हम लोग पठारी इलाका, तीसरा हम लोग बढ़ाते हैं पहाड़ी इलाका, और चौथा बनाते हैं हम लोग पर्वतीय इलाका। ठीक, पर्वतीय इलाका। तो समुद्र तल से ऊंचाई के आधार पर इसको हम लोग इस 4 भाग में बांटते हैं स्थलाकृति को। तो पूरे विश्व की स्थलाकृति को 4 भागों में बांटा गया है: मैदानी इलाका, पठारी इलाका, पहाड़ी इलाका, पर्वतीय इलाका। ठीक, यानी समुद्र तल से, जैसे मान लो समुद्र तल है, समुद्र है, समुद्र तल से अगर 50 मीटर की ऊंचाई पर है तो उसको मैदान बोलते हैं। 600 से 800 मीटर की ऊंचाई पर है तो उसको पठार बोलते हैं। 1200 मीटर की ऊंचाई पर है औसतन तो उसको पहाड़ बोलते हैं। और लगभग वो 2000 से ऊपर की औसतन है तो उसको पर्वतीय बोलते हैं। ठीक, तो समुद्र तल से ऊंचाई के आधार पर पूरे विश्व की स्थलाकृति को, स्थलाकृति का मतलब क्या, स्थल का बनावट को हम 4 भागों में बांटते हैं। देखते हैं पूरे विश्व में कहीं कहीं पर पर्वत है, कहीं पर पठार है, कहीं पर मैदानी है। ठीक, तो इस आधार पर हम 4 भागों में पर्वत को मानते हैं। ठीक, उसी में हम लोग पढ़ेंगे विश्व में पर्वत। आज विश्व में जितने भी पर्वत हैं, माला हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पर्वत के बारे में पहले जानो, इसके बारे में भी। जब पर्वत की बात आती है तो अभी बताए थे कि विश्व में जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से औसतन 2000 मीटर से ऊपर हो उसको हम पर्वत की श्रेणी में रखते हैं। औसतन जो है, पहला ये हो गया पर्वत का परिभाषा। दूसरा एक विश्व में 26% है, पूरे विश्व में 26% क्षेत्रों पर पर्वत फैला हुआ। ठीक, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना कि मात्र 1% यहाँ पॉपुलेशन पाया जाता है। ठीक, यानी 25% पूरी पर्वत वीरान है। ठीक, यानी 25% बसाव यहाँ पर और हो सकता है, लेकिन 1% यहाँ जनसंख्या बसती है। क्यों? तो काफ़ी ऊंचे बीहड़ बड़ी इलाका है और सबको पता है कि मनुष्य वहीं रहेगा जहाँ पर उसको अनुकूलन होगा, जैसे सड़क बनाने में आसानी हो, खेती करने में आसानी हो। ठीक, तो ये सब जहाँ मनुष्य को साधन मिलता है वो ज़्यादा बसाव करता है। इसीलिए मनुष्य ये सब चीज़ मैदानी इलाकों में ज़्यादा आसानी होती है रहने में। तो ये सारे चीज़ मैदानी इलाकों में ज़्यादा होता है, इसीलिए मनुष्य मैदानी इलाके में ज़्यादा बसाव करता है। ठीक, तो पर्वतीय क्षेत्रों में भी बताया हमने क्या कि मात्र 1% ही बसाव है, 26% पूरे विश्व में क्या है, पर्वत है। ठीक, अब उसी में तीसरा पॉइंट आता है, हम लोग को पढ़ेंगे कि जो विश्व में जितने पर्वत देखा गया, जितने विश्व में पर्वत, क्या वो सारे पर्वत एक ही टाइप से हैं? तो नहीं, मुख्य रूप से 4 प्रकार का रखते हैं हम लोग। जैसे कुछ पर्वतों का निर्माण हुआ फोल्ड से हुआ है, कुछ का मिट्टी धंसने से हुआ है, कुछ का ज्वालामुखी से हुआ है, और कुछ का टूटने फूटने से बच जाने से हुआ है। ठीक, तो 4 प्रकार से कुल मूल रूप से पर्वत का निर्माण हुआ है, जिसमें हम लोग पहला पढ़ेंगे फोल्ड माउंटेन। यानी फोल्ड माउंटेन यानी बलित पर्वत। ठीक, बलित पर्वत यानी मुर्दार पर्वत का पहले हम लोग चर्चा करेंगे अभी। तो पहले पढ़ेंगे मुर्दार पर्वत। अभी हम लोग मेन चीज़ निकल जाते हैं पढ़ कर कि क्वेश्चन वो क्या आता है। इसका बहुत सारा एग्जाम्पल है पर्वत का। अभी हम एक शॉर्ट वीडियो बना देते हैं कि पर निर्माण के आधार पर पर्वतों का विभाजन। तो निर्माण के आधार पर हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक ना। उसके बाद सारे पर्वत का फुर्सत हम लोग इसका पढ़ेंगे, कौन की क्या विशेषताएं हैं, किस में कौन सी ऊँची चोटियाँ हैं, ये सब लोग बाद में पढ़ लेंगे। ठीक, पहला स्टेप में विश्व में 4 पर्वत हैं, 4 प्रकार के मूलतः पर्वत पाए थे, उनको पढ़ लेना कि पहला निर्माण कैसे हुआ और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं पहले स्टेप में। तो हम लोग दूसरा स्टेप में कभी फुर्सत में वर्ल्ड में विश्व में जितने भी पर्वत हैं उनका ऊंचाई कितना है, कौन पर्वत सबसे ऊंचा है, ठीक ना, उस सब का पकड़े, उसमें कौन कौन सी ब्रांचेज हैं वो सब पकड़ लेंगे। तो पहले आता है सबसे पहला पर्वत जो होता है, हम देखेंगे अभी तक हम लोग पढ़े 26% पूरा विश्व में पर्वत है, 1% पॉपुलेशन है। क्यों? तो वहाँ पर मनुष्य के अनुकूलन के लिए अनुकूलन नहीं है, जैसे खेती के रूप में, सिंचाई के रूप में, क्योंकि पहाड़ी इलाका काफ़ी ऊंचा नीचा है तो वहाँ पर आ पाना संभव नहीं है। सड़क बनाने में भी कठिनाई,
बर्फीला एरिया हो, जैसे ऊंचा पड़ेगा तो क्या होगा, बर्फीला एरिया बनेगा। क्यों बनेगा, तो सबको पता है कि ऊंचाई बढ़ने पर 165 मीटर पर हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। तो ये पर्वत ऊंचे ऊंचे होते हैं तो वहाँ पर बर्फ़ बन गया है, तो वहाँ रह पाना संभव नहीं है। रह पाना मतलब कि समान रूप से संभव नहीं है। लेकिन ठीक ना, तो उसी में पहला था मुर्दार पर्वत है, इसको बलित बोलते हैं या फोल्ड बोलते हैं। तो पहले पढ़े हम लोग इसका निर्माण कैसे हुआ। तो देखो होता क्या है कि जैसे पूरा बताया गया है कि पूरे विश्व में कई प्लेट हैं, जैसे समुद्री प्लेट और ये मान लो स्थलीय प्लेट, या स्थलीय प्लेट स्थलीय प्लेट, ठीक ना। जो प्लेट टेक्टोनिक पढ़ोगे तो उसमें समझ में आएगा, पहले इतना समझ लो सिंपल। विश्व में 2 तरह का प्लेट है, एक स्थल और एक स्थल और समुद्र है। जैसे देखो यह स्थल प्लेट है और ये समुद्री प्लेट है, प्रशांत प्लेट है। दोनों आपस में जब टकराएगा, ऐसे टकराएगा तो क्या होगा, यहाँ बलन प्राप्त होगा। दोनों टकराएगा तो क्या होगा, यहाँ पर दोनों टकराने के बाद क्या होता है, सबको पता है कि प्लेट आपस में विचरण, पृथ्वी पर जितने भी प्लेट हैं, जैसे अफ्रीकन प्लेट हो गया, ये अमेरिकन प्लेट हो गया, ये यूरोपियन प्लेट हो गया, एशिया प्लेट हो गया, ऑस्ट्रेलिया प्लेट हो गया। तो सबको पढ़ा है कि विश्व में कई प्लेट हैं, 8 प्रकार का मुख्य प्लेट है और कई छोटे छोटे प्लेट हैं। ये सारे प्लेट पृथ्वी पर समुद्री प्लेट या स्थलीय प्लेट आपस विचरण करते हैं। विचरण मतलब क्या होता है, घूमते रहते हैं, ठीक, एक जगह से दूसरी जगह स्थान बदलते रहते हैं। इसी क्रम में जब टकराव होता है आपस में, इसी क्रम में जब घूमते घूमते जब आपस में टकराव होता है तो बलन पैदा होता है, फोल्ड होगा। जब टकराव होगा तो क्या होगा, बीच में जो गाद होगा चाहे मिट्टी होगा, वो क्या होगा, मुड़ जाएगा। मुड़ने के बाद क्या होगा, एक पर्वत का निर्माण ले लेगा। और प्रक्रिया लगातार कई लंबे समय तक होता है। 2 प्लेट का आपस में टकराने की प्रक्रिया लंबे समय तक हो तो गाद जो होता है बीच में, वही क्या होता है, मुड़ करके ऊपर उठ जाता है, और वही पर्वत का निर्माण ले लिया है। तो देखो फोल्ड वंडर कैसे हुआ, तो 2 प्लेट है, मान लो दोनों स्थलीय प्लेट है और दोनों प्लेट आपस में क्या होगा, टकरा गया। टकराने के बाद मान लो बीच में जो कोई चीज़ होगा, गाद होगा, गाद मतलब क्या होगा, मिट्टी हो गया, या मिट्टी हो गया, तो वो मिट्टी क्या होगा, उठ जाएगा ऊपर। उठ करके कई सालों से, कई वर्षों से उठते उठते क्या होगा, इसकी ऊंचाई बढ़ जाएगी और ये करीब 2000 मीटर से औसतन इसकी ऊंचाई जहाँ ऊपर उठ गई, इसी को पर्वतीय बोल दिया गया। एक तो गया स्थल से टकराने से, दूसरा गया एक स्थलीय प्लेट है और एक जलीय प्लेट है। मान लो जैसे ये देखो प्रशांत, ये अमेरिकन प्लेट है। ये दोनों प्लेट आपस में जब टकराए तो बीच में जो गाद है, गाद मैंने मिट्टी कचरा, वो क्या हो गया, दोनों ऊपर उठ गया। दोनों प्लेट के टकराने से क्या हो गया, ऊपर उठ गया। ऊपर उठ कट करके कई साल से यह फोल्ड होकर क्या गया, एक पर्वत का निर्माण हो गया है। तो फोल्ड मुड़दार पर्वत में क्या, मुड़दार मैंने मुड़ गया, पर्वत जब मुड़ कर बना तो क्यों मुड़ा, 2 प्लेट जब आपस में क्या हुए, टकराए, तो बीच में जो पदार्थ होगा वो क्या होगा, टकराने के बाद मुड़ जाएगा। और कई साल तक ये, कई वर्षों तक है, कई हजार वर्षों तक ये टकराते 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 क्या हो गया, इसकी ऊंचाई बढ़ गई है। और ऊंचाई 2000 मीटर से ऊपर होने के पर, औसतन ऊंचाई होने पर इसको पर्वत की श्रेणी का दर्जा दिया गया है। तो याद रखना, एक स्थल प्लेट टकराएगा तो होगा, और एक स्थल और जलीय प्लेट। क्योंकि पृथ्वी जो हमारा बना है 2 तरह का प्लेटों से बना है, स्थलीय प्लेट और जलीय प्लेट। और ये दोनों प्लेट आपस में विचरण करते रहते हैं। विचरण करने के बाद क्या होगा, जब टकराएंगे तो बीच में जो भी पदार्थ होगा ऊपर उठ जाएगा, और ऊपर उठने के बाद क्या होगा, यही प्रक्रिया कई साल तक रहेगी। उसी से बनता है मुड़दार पर्वत। ये मुड़ कर क्या हो गया, बड़ा बड़ा ऊंचा ऊंचा पर्वत ले लिया, और ये कई वर्षों तक मुड़ता रहा, कई वर्षों तक टकराए, मुड़ता रहा। मुड़ते मुड़ते ये क्या हो गया, 2000 मीटर से इसकी ऊंचाई औसत हो गई, मैंने एवरेज हो गई, तो उसको पर्वत का दर्जा दे दिया गया, ठीक ना। तो इस तरह से पर्वत का निर्माण हुआ है, 2 प्लेट के आपस में टकराने से, ठीक ना। अब हम सिंपल बता दिए हैं।
समझा? वही हो गया प्लेट, ठीक। तो मुर्दार पथ का निर्माण कैसे हुआ है? दो प्लेटों के आपस में टकराने से, ठीक। जो बीच का भाग था, जो दो प्लेट आपस में टकराए, तो ये प्लेट आपस में विचलन होते रहते हैं। आंतरिक हलचल के कारण क्या होते रहते हैं? विचलन माने एक जगह से दूसरे जगह चलते रहते हैं, ठीक ना। तो ये स्थलीय प्लेट स्थलीय हो सकता है, स्थलीय और जलीय दोनों। तो मान लो ये स्थलीय प्लेट है, ये भी स्थलीय प्लेट है, ये स्थलीय प्लेट है और ये जलीय प्लेट है, दोनों आपस में टकराएगा तो क्या होगा? बीच का भाग जो उठ करके ऊपर हो जाएगा और मुड़ मुड़ कर कई साल तक ये फोल्ड का निर्माण लेता है। इसी को बोलते हैं हम लोग मुर्दार पर्वत, ठीक। अब ये मुर्दार पर्वत विश्व में कहाँ कहाँ है? तो सब महाद्वीप पे लगभग मुर्दार पर्वत है। देखो ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ठीक। तो पूछेगा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस पर्वत का उदाहरण है? तो बोलना मुर्दार पर्वत का उदाहरण है। अभी हम बता दे रहे हैं कि निर्माण के आधार पर 4 प्रकार का है, ठीक ना। निर्माण के आधार पर, उसके बाद फिर बीच में इसमें हम फुर्सत निकाल करके फिर इसको डिप कर देंगे कभी, मतलब कौन पर्वत में कहाँ से ऊंचाई है, कितनी लंबाई है, ये सब। अभी निर्माण के आधार पर कल पर्वत जान लो। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जाओगे ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर, तो ये भी निर्माण हुआ फोल्ड माउंटेन से। देखो ये पैसिफिक ओशियन है, ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, दोनों आपस में क्या हुआ? टकराया। तो बीच में जो गाद था, गाद में मिट्टी था, वो उठ कर क्या हो गया? यही बन गया है डिवाइडिंग रेंज, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया में कौन है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। अब आ जाओ अपना म्यांमार आ जाओ, बर्मा में है अर्कानयोमा पर्वत है, ये भी फोल्डिंग माउंटेन है, ठीक। तो पहला कौन? ऑस्ट्रेलिया। दूसरा आ जाओ एशिया में हमारा आ जाएगा बर्मा में आ जाओ। अब आता अपना भारत में आ जाओ, तो हिमालय पर्वत आओ, हिमालय पर्वत, अरावली पर्वत, हिंदुकुश पर्वत, ये तीनों पर्वत जो है, जो हिमालय के बारे में सुना ही होगा, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, ऊंची पर्वत श्रृंखला सबसे ऊंची है, ठीक ना। तो देखो सबसे पहले हिमालय में, तो हिमालय का निर्माण, अरावली का निर्माण और हिंदुकुश का निर्माण जो पाकिस्तान में पड़ता है। तो हिमालय, अरावली जो पड़ता है भारत में, हिमालय भारत और नेपाल में पड़ता है, तिब्बत में पड़ता है, इन चीन में भी पड़ता है हिमालय, ठीक ना। तो इन तीनों का निर्माण हुआ है फोल्ड माउंटेन से, ठीक। इधर कौन गया? अर्कानयोमा का भी फोल्ड माउंटेन है, ग्रेट डिवाइडिंग भी फोल्ड माउंटेन है। हिमालय कितने देशों में भी है? तो नेपाल में है, भारत में है और तिब्बत में, जो चीन पर जिसका कब्जा है। अरावली पर्वत पूर्ण रूप से भारत में है, ठीक। और हिंदुकुश पर्वत पाकिस्तान में, जो पामीर पठार के पश्चिम में है। तो ये तीनों पर्वत का निर्माण हुआ है मुर्दार पर्वत से। और हिमालय के बारे में बताया था कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला है। ऊंचा मतलब इसकी देखो लंबाई कम है, लेकिन ऊंचाई क्या है? ज़्यादा है। लंबाई इसका कम है, लेकिन ऊंचाई क्या इसका? ज़्यादा। इस मामले में दुनिया में सबसे नंबर 1 है। दूसरा जाओ, कैस्पियन सागर के पास आर्मेनिया देश है, वहाँ पर एल्ब्रुज पर्वत है। तो एल्ब्रुज पर्वत भी क्या है? मुर्दार पर्वत है, ठीक। तो पूछेगा एल्ब्रुज पर्वत कहाँ पड़ता है? तो आर्मेनिया में, ठीक है, जो कैस्पियन सागर के ऊपर है। अब इसी में आता तुमको यूराल पर्वत है। देखो ये यूराल पर्वत है, जो यूरोप और एशिया को 2 भागों में बांटता है, इधर एशिया इधर यूरोप। तो पूछेगा कौन सा पर्वतमाला यूरोप और एशिया को 2 भागों में बांटता है? तो यूरोप और एशिया को यूराल पर्वत। तो ये भी क्या है? मुर्दार पर्वत, ठीक। अब हो गया आल्पस पर्वत है, जो आल्पस जो पर्वत है, जो इटली और स्पेन में पड़ता है, यूरोप में है, इटली और यूरोप है, इसका भी निर्माण हुआ बहुत मुर्दार पर्वत से। और ये भी मुर्दार है, मैंने फोल्ड होने से ये भी बना है, ठीक। अब आता अफ्रीका में जाओगे तो एटलस पर्वत है। तो पूछेगा आल्पस पर्वत कहाँ? तो यूरोप में बोलना, यूरोप में भी कहाँ बोल देना? इटली और स्पेन में इसका विस्तार है, ठीक है। ये सब देश का नाम रखना। एल्ब्रुज आर्मेनिया में है, कैस्पियन सागर के पास है। अब आते हैं अफ्रीका में। अफ्रीका में आओगे तो तुमको मिलेगा कोलंबिया, ये तुमको मिलेगा, ठीक ना। तो अफ्रीका जो महाद्वीप है, यहाँ पर तुमको मिलेगा एटलस मिलेगा। तो अफ्रीका महाद्वीप पे कौन है? एटलस है। और अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में इसका विस्तार है, ठीक। ये भी मुर्दार पर्वत है। जितना भी आज हम लोग टॉपिक्स में देख रहे हैं, ये सारा मुर्दार, आज हम लोग निर्माण पढ़ रहे हैं कि जितना भी पर्वत है उसका किस देश में है और कैसे उसका निर्माण हुआ है। फिर फुर्सत में हम लोग क्या कर देंगे? इसका विशेषता पढ़ देंगे, ठीक है। दूसरा आता है, ये देखो रॉकी पर्वत है। इसके बारे में जान लो कि विश्व का सबसे लंबा है। ऊंचाई इसका कम है, लेकिन लंबाई के मामले में विश्व में सबसे लंबा है, ठीक ना। इसका भी निर्माण दक्षिण अमेरिका में है। दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर ही बसा हुआ है, पश्चिम की ओर। देखो दक्षिण अमेरिका है ना, इसके पश्चिम है। ये अफ्रीका के उत्तर में बसा हुआ है, ठीक है। अफ्रीका के उत्तर में, हिमालय भारत के उत्तर में बसा हुआ है।
ग्रेट डिवाइडेंड कहाँ बसा हुआ था? ऑस्ट्रेलिया के पूरब में, ठीक है, ये पकड़ लेना मैं। उसके बाद आता है रॉकी पर्वत है। तो रॉकी पर्वत जो है अमेरिका के बगल पीछे बाएं साइड है, यानी पश्चिम में है रॉकी पर्वत। इसका भी निर्माण कैसे हुआ है? फोल्ड से हुआ, ठीक। अब होता अल्पेशियन पर्वत है। अप्लेशियन पर्वत जो है कनाडा और अमेरिका के पूर्वी भाग में इधर है। तो अमेरिका का इधर भाग क्या हो गया? पूरब, इधर क्या हो गया? पश्चिम भाग। तो पश्चिम भाग में रॉकी है और पूर्व भाग में अप्लेशियन पर्वत है, ठीक ना। एक देखो अप्लेशियन है और एक आल्पस है, दोनों में अंतर है। आल्पस यूरोप के इटली और स्पेन में फैला हुआ है, समझा। तो ये मध्य में भाग पड़ता है, मध्य भाग में रहा है। और एटलस कहाँ है? तो अफ्रीका के उत्तरी भाग में है। और एंडीज कहाँ है? तो बोलना दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी भाग में है। रॉकी भी पश्चिमी भाग में है और अप्लेशियन पूर्वी भाग में है, ठीक। अमेरिका और कनाडा के पूर्वी भाग में है, ये ध्यान रखना। तो कनाडा लिखा हुआ, कनाडा और यूएसए के ऊपरी भाग में है, ठीक। तो हम लोग अभी पढ़े थे दक्षिण में आ जाओ। अब इसी में आ जाओगे अफ्रीका में एक और है डेकेसबर्ग पर्वत, जो दक्षिण पूर्व अफ्रीका में पड़ता है। डेकेसबर्ग पर्वत है, ठीक। आज ये जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका देश इस समय पड़ता है डेकेसबर्ग। तो डेकेसबर्ग कहाँ है? तो दक्षिण अफ्रीका में है। एटलस भी कहाँ है? तो अफ्रीका में है, ठीक। चलो आल्पस कहाँ? यूरोप में है। उधर यूराल कहाँ है? तो यूरोप में है। यही एशिया और यूरोप को अलग करता है। एलब्रुज कहाँ? तो बोलना आर्मेनिया में, कैस्पियन सागर के ऊपर। हिंदू कुश कहाँ? तो बोलना पाकिस्तान में है। अरावली और हिमालय कहाँ? तो बोलना अरावली कहाँ? भारत में पूर्ण रूप से है। और हिमालय क्या? तो 3 देशों में, भारत, तिब्बत और नेपाल। अरकानोमा कहाँ? तो बर्मा में है। ग्रेट डिवाइडेंड कहाँ है? ये सब कैसा पर्वत है? तो मुर्दार पर्वत है, ठीक। अब दूसरा हम लोग पढ़ेंगे भ्रंशोत पर्वत। भ्रंशोत तो ब्लॉक है, ब्लॉक पर्वत। तो देखो ये क्या होता है, इसका पहले निर्माण पढ़ लें और फिर कौन इसके प्रकार है उसको पढ़ लेंगे, ठीक। अब आता देखो, हमने पढ़ा कि देखो पृथ्वी, ये मान लो हमारा धरातल है, पृथ्वी का धरातल है। और सबको पता है कि पृथ्वी का धरातल में समय अनुसार क्या होता है? आंतरिक हलचल होते रहता है। आंतरिक हलचल अंदर में पृथ्वी का अंदर आग का गोला है और आंतरिक हलचल होते रहता है, ठीक ना, आंतरिक भाग में। उसी आंतरिक हलचल के कारण होता क्या है, कभी कभी पृथ्वी का, जैसे ये मान लो इसको हम 3 पार्ट में बांट दें, समझ में आ जाएगा। देखो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, ये तीनों खंड हो गया ना, 1 2 3। तो कभी कभी क्या होता है कि ये तीसरा पार्ट है और पहला पार्ट है, खसक करके अंदर चले गया, खसक करके बैठ गया, ऐसे हो गया। देखो ऐसे हो गया, ये 1 ये 2 ये 3 हो गया, ठीक ना। खसक अंदर, खसक करके आ गया। आंतरिक हलचल से क्या हुआ? खसक करके नीचे आ गई है, नीचे करके बैठ गया। तो बीच वाला भाग क्या हुआ? उठा रह गया किसी कारणवश, माने यहाँ पर आंतरिक हलचल का प्रभाव नहीं पड़ा और ये भाग उठा रह गया। और इसके दोनों तरफ का साइड का क्या हो गया? 1 और 3 भाग क्या हो गया? बैठ गया। 1 और 3 भाग क्या हो गया? 1 और 3 भाग क्या हो गया? बैठ गया, अंदर धंस गया। और ऊपर वाला भाग, बीच वाला भाग ऊपर उठा रह गया, ना इस पर आंतरिक हलचल का प्रभाव नहीं पड़ा। तो ये ऊंचा वाला जो भाग हुआ ना, उठा रह गया ना, इसी को बोलते हैं ब्लॉक पर्वत या भ्रंशोत पर्वत है। तो क्या बोला है कि ये प्लेट है, मान लो पृथ्वी का प्लेट है, धरती है। इस धरती के अंदर आंतरिक हलचल के कारण क्या हुआ? ये धरती को हमने 3 भागों में मालूम बांट दिया, प्रथम, दूसरा, तीसरा भाग। ये 2 भाग, दोनों तरफ, बीच के दोनों तरफ भाग क्या हो गया? किसी कारण धंस करके नीचे बैठ गया। और ये वाला भाग क्या हो गया? ज्यों का त्यों रह गया, ऊपर उठा हुआ, ज्यों का त्यों रह गया। तो ये उठा हुआ भाग ही कला भ्रंशोत पर्वत है, ठीक। इसे बोलते हैं ब्लॉक फॉरेस्ट है, यह भ्रंशोत पर्वत, ठीक। अब आता है कि भ्रंशोत पर्वत भारत में कहाँ कहाँ है? तो सतपुड़ा का नाम सुना होगा, सतपुड़ा के घने जंगल जो महाराष्ट्र के पास है। विंध्याचल पर्वत का नाम सुना होगा, ठीक है ना, भारत में। नीलगिरी का नाम सुना होगा। तो सतपुड़ा, नीलगिरी, विंध्याचल, ये सब भ्रंशोत पर्वत के उदाहरण, ठीक ना। यानी प्लेट क्या हो गया? अंदर आंतरिक हलचल से प्लेट का 2 तरफ हिस्सा क्या हो गया? धंस गया और ऊपर जो करते हुए उठा आ गया। तो उसी से भ्रंशोत पर्वत का निर्माण हुआ, ठीक। तो 3 पर्वत भ्रंशोत इधर आ गए। पाक में चले जाओ तो पाक में साल्ट रेंज पर्वत है। तो पाकिस्तान में जाएंगे तो हम साल्ट रेंज पर्वत है जो हिंदू कुश के पास है, वो भी भ्रंशोत से बना है, ठीक है। अब आते हम लोग जर्मनी में। जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है जो भ्रंशोत पर्वत का उदाहरण है, यानी आंतरिक हलचल से बनाई हुई। तो जर्मनी चले, यूरोप में है। अब आता हम लोग वासजेज पर्वत है, वासजेज, ठीक ना, वासपेज पर्वत है जो पड़ता है यूरोप में, फ्रांस में पड़ता है। तो ये पर्वत भी क्या है? भ्रंशोत पर्वत उदाहरण है। तो वासपेज
ब्लैक फॉरेस्ट, पाक में साल्ट रेंज, भारत में सतपुड़ा, नीलगिरी जो दक्षिण में नाम सुना होगा, जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है, और विंध्याचल। ये सब क्या है? ये सब क्या है? भ्रमणोत्तर पर्वत के उदाहरण है। इधर से बासपेज जो पड़ता है फ्रांस में, बासपेज जो पड़ता है फ्रांस में, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी, ठीक ना, ये पड़ गया भ्रमणोत्तर। और एक हो गया सियरा नेवेदा जो कैलिफोर्निया में है, अमेरिका के पश्चिम तट पर कैलिफोर्निया में सियरा नेवादा भी भ्रंश से हुआ है। मतलब ये प्लेट था, ये प्लेट का मान लो हम दो प्लेट इसको तीन भाग में बना दिए, ये दोनों बाएं तरफ, बाएं और दाएं वाला प्लेट नीचे बैठ गया। जब नीचे बैठ गया तो ये जो भाग हो गया ऐसे उठा रह गया, ये भाग ऐसे उठा रह गया, ये उठे हुए भाग को भ्रमणोत्तर पर्वत बोलते हैं। तो ये सब भ्रमणोत्तर पर्वत का उदाहरण, ठीक ना। भ्रमणोत्तर पर्वत हम लोग भी कहाँ नहीं देखे हैं, अफ्रीका में नहीं देखे है, लेकिन हम लोग पढ़ना नहीं उतरा है, ठीक। तो ये तीन चार जो मेन है, सियरा नेवादा, वासपेच, ब्लैक फॉरेस्ट, पाक में साल्ट रेंज, भारत में सतपुड़ा, विंध्याचल और नीलगिरी, ये सब भ्रमणोत्तर पर्वत के उदाहरण है, ठीक। इतना पकड़ लेना है। अब आते हैं तीसरा पर्वत। तीसरा पर्वत होता है भल्कोनिक होता है। भल्कोनिक मतलब होता है, तो हम लोग भल्कोनी में पढ़े हैं कि पृथ्वी के अंदर जो ज्वाला है, मैग्मा है, वो मैग्मा जब बाहर आता है किसी कारणवश, जब पृथ्वी के अंदर आंतरिक हलचल होता है तो बीच में दरार आ गया स्थल में, उसी दरार के क्षेत्र के सहारे जब मैग्मा बाहर आता है तो हवा के संपर्क में आने के बाद वो लावा बन जाता है, जहाँ जहाँ गिरता है वो लावा बन जाता है। वही लावा एक टापू का रूप ले लेगा, ठीक ना। टापू यानी बड़ा रूप है। वही कई कई वर्षों तक लावा वहाँ हमेशा गिरते रहा, निकलते रहा ज्वालामुखी के माध्यम से, और वो जाकर के हवा के संपर्क में जमते जमते 2000 मीटर से उसकी ऊंचाई क्या औसत ऊपर हो गई तो पर्वत का रूप ले लेता है, ठीक ना। जैसे कि अभी देखो ये हमारा पृथ्वी का धरातल है, इसके अंदर जो भाग है हमारा मैग्मा है, ठीक है। ये मान लो किसी कारण से ये पृथ्वी में दरार आ गया तो ये मैग्मा बाहर निकलना शुरू हो गया। जब तक से वो पिघला पदार्थ में तो मैग्मा हो गया, जैसे ही बाहर आया तो हवा के संपर्क में क्या हुआ, वो क्या जम गया, जम करके एक चट्टान का रूप ले लिया। धीरे धीरे जमते जमते क्या हुआ, काफ़ी ऊंचाई ले लिया, वो बराबर मैग्मा निकला, जमा, बराबर मैग्मा निकला, जमा, यानी कई लाख वर्षों का एक कारण होगा। जमने के बाद एक ऊंचाई पर बन गया और इसकी ऊंचाई औसत 2000 मीटर से ऊंचा हो गई तो पर्वत का रूप ले लिया, ठीक है। तो इस तरह से बनता है हमारा बनता है भल्कोनिक है। तो जो भल्कोनिक पूरे विश्व में हिमा पर्वत है वो कौन कौन, देखो आ जाओगा। हम लोग चले जापान में, तो जापान में मायान है। जापान में जापान यहाँ ना हो गया, जापान में मायान है, ठीक ना, रांझ है, ये कहते हैं जापान का। अभी हम लोग चलो फिलीपींस चले। फिलीपींस में मायान और रांझ, ये दो ऐसे ज्वालामुखी पर्वत का रूप ले लिए हैं, ठीक ना। तो फिलीपींस में मायान और रयान है, ये क्या दोनों हैं, ये तुमको भल्कोनिक पर्वत है, ठीक ना। चलो चलते हैं जापान चले आप। तो जापान में जाएंगे तो वहाँ फ्यूजियामा है जो सक्रिय पर्वत से बना, जापान का सबसे बड़ा ये पर्वत है। ये कैसे बना, यहाँ पर ज्वालामुखी लगातार आने से क्या हुआ, सुख कर ऐसे बन गया है। उसके बाद किलीमंजारो तंजानिया में है। तो यहाँ भी क्या भल्कोनो है, आता भल्कोनो से निकला पदार्थ जो सुख करके लंबा हो गया, ऊंचा बढ़ गया। तो किलीमंजारो भी ज्वालामुखी है, ठीक ना। उसका होता है इटली चले आओ, इटली में विसुवियस पर्वत है और सिसिली है, ये दोनों भी भल्कोनिक यहाँ पर आता है। अब भल्कोनिक आते थे क्या होता है कि वो बाहर निकल करके लावा का रूप ले लेकर के ऊंचा ऊंचा पर्वत का निर्माण ले लिया है। तो विसुवियस, सिसिली, ये दोनों इटली में है। किलीमंजारो तंजानिया अफ्रीका महाद्वीप में है, और जापान में फ्यूजियामा, और फिलीपींस में तुमको रियान। फिलीपींस में क्या गया, रियान, जिसको हम बोलते हैं मयान और राज्य, मयान और राज्य फिलीपींस में जो है, ये सब भल्कोनिक पर्वत के उदाहरण है। उसका आता है हम लोग कोटोपैक्सी इक्वेडोर में है, ठीक ना। चिली में इंकागुआ, कोटोपैक्सी जो इक्वेडोर में पड़ता है, और चिली जो इंकागुआ जो चिली में पड़ता है, देश में पड़ता है, ये सब हमारा भल्कोनिक है, ठीक ना। अब आता मोनोलोआ जो हवाई द्वीप में पड़ता है, माउंट रेनिया कैलिफोर्निया में पड़ता है, ठीक ना। पेरिकुसिन
अमेरिका में माउंट हेल लें अमेरिका में, तो अमेरिका के पूर्वी तट, अमेरिका के पश्चिमी तट पर पेरिकुटिन, माउंट हेल लें, ठीक ना, माउंट रेटिना, माउंट रेनियर, ठीक ना, ये सारे हमारे वल्कोनिक हैं। और मोनोलोवा जो हवाई द्वीप में है, ये भी वल्कोनों से क्या हुआ, ऊंचा वल्कोनों से निकलने के बाद उसका लावा जम जम करके ऊंचा पर्वत का रूप ले लिया, ठीक ना। तो सारे जो भी पता है टोटल, ये सारे अभी हमारा क्या है, वल्कोनिक रूप से पर्वत को उदाहरण पूछेगा इनमें से कौन एक वल्कोनिक नहीं है, तो 3 रास्ते देगा, एक देगा भरसोत का, जैसे ब्लॉक फॉरेस्ट, तो उसको निकाल लेना, ऐसे करेगा। और आजकल चौथा रिलिक्ट है। रिलिक्ट मतलब था अवशिष्ट है। रिलिक्ट मैंने क्या हुआ, अवशिष्ट पर्वत हो गया, ठीक ना। तो रिलिक्ट मैंने अवशिष्ट हो गया, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण हो गया, ठीक। तो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण जो है अभी हमारा, अवशिष्ट का मतलब क्या होता है, देखो, जो पर्वत पहले मूल रूप में थे, जैसे कि मान लो भ्रंश पर्वत हो गया, ठीक, भ्रंश हो गया, तो भ्रंश से बना, फिर ये मुर्दार से बना, फिर ये मान लो ज्वालामुखी से बना। यही पर्वत क्या हुआ कि वर्षा से या हवा के माध्यम से कट कट करके छोटा छोटा रूप ले लिया है, मैंने अपने मूल ऊंचाई से कम हो गया है, तो ये अवशिष्ट हो गया, ठीक ना। तो इसीलिए देखना, अवशिष्ट का मतलब होता है कि जो अपने मूल से क्या हो गया है, कम हो गया, इसीलिए उसको अवशिष्ट बोला गया है। तो अवशिष्ट का मतलब होता है कि जैसे जो पहले मान लो मुर्दार से बना, फिर भ्रंश से बना, फिर मान लो ज्वालामुखी से बना, यही पर्वत क्या हुआ कि वर्षा से या फिर हवा के माध्यम से टूट टूट कर अपने छोटे छोटे रूप ले लिए हैं, तो ये हो गया अवशिष्ट पर्वत उदाहरण। जैसे देखो, भारत में पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, ये अवशिष्ट पर्वत उदाहरण है। भारत में अन्नामलाई पर्वत जो दक्षिण का ऊंची चोटी है, इसी में है, ये भी अवशिष्ट है। पारसनाथ जो झारखंड में पड़ता है, ये भी अवशिष्ट है। महादेव क्या है, ये भी अवशिष्ट पर्वत है, ठीक नहीं, उड़ीसा में पड़ता है महादेव। विंध्याचल पर्वत क्या होता है, तभी देखा था भ्रंश से हुआ था, लेकिन ये भी अवशिष्ट है। अरावली क्या था, मुर्दार था, ये भी क्या हो गया, अवशिष्ट हो गया। क्यों, तो पूछेगा मूल रूप से अरावली क्या, तो मुर्दार है। मूल रूप से विंध्याचल क्या है, मूल रूप से अरावली क्या है, तो मुर्दार हो गया। मूल रूप से विंध्याचल क्या है, तो भ्रंश है, लेकिन ये भी टूट फूट कर छोटा छोटा रूप ले लिया, इसीलिए इसको हम अवशिष्ट पर्वत में भी रह सकते हैं। तो बोलेगा वर्तमान में ये दोनों क्या है, अवशिष्ट है। मूल रूप में क्या था, भ्रंश था, ये मूल रूप से मुर्दार, अभी जो पढ़ाए थे हम। अब आता है अपलेशियन। अपलेशियन में मूल रूप से क्या था, मुर्दार था, लेकिन ये भी टूट टूट कर क्या हो गया है, अब अवशिष्ट बन गया है। मेंढराग क्या था बताए थे, मेंढराग था तुमको वल्कोनिक था, लेकिन अब ये टूट कर क्या बन गया है, अवशिष्ट बन गया है। सीरा नेवेदा क्या था, मुर्दार था, टूट कर क्या बन गया, छोटा बन गया, ठीक ना। तो ये सब पहले या तो वल्कोनिक होंगे, या तो फोल्ड होंगे, या तो भ्रंश से बने, ठीक ना। और वही सब बाद में क्या हुआ, उसी में पर्वत में से कुछ कुछ क्या हो गया है, टूट टूट करके छोटा छोटा रूप ले लिया है। कैसे टूटा है, तो वर्षा से या फिर तूफान से या फिर हवा के प्रकोप से टूट गया है, हवा के रगड़ से टूटा है। और टूटने के बाद क्या हुआ है कि ये छोटे छोटे आज रूप ले लिए हैं, यानी अपने मूल से थोड़ा सा छोटा हो गया, इसलिए इसका नाम पड़ गया अवशिष्ट। हालांकि इसीलिए ध्यान रखना, पूछता फंसाता है, अरावली वर्तमान में किस पर्वत को उदाहरण है, तो अवशिष्ट हो गया वर्तमान में। मूल रूप में क्या था, ये मुर्दार था। विंध्याचल मूल रूप में क्या था, भ्रंश था, मैंने पहले किस रूप पैदा हुआ था, भ्रंश था, लेकिन वर्तमान में ये टूट फूट कर क्या हो गया है, अवशिष्ट हो गया, ठीक। तो ये हमारा था आज का टॉपिक। पर्वत का निर्माण हम लोग पढ़े थे कि पूरे विश्व में जितने भी पर्वत हैं वो कितने टाइप के हैं, तो 4 टाइप के मूलतः है। अब इसी हम लोग अंदर जब जाएंगे तो किस पर्वतमाला में कौन सी चोटी है वो सब जानना होगा हम लोग को, ठीक। उसकी क्या विशेषताएँ हैं, क्या लंबाई है, ठीक।